अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं दिल किराए के लिए खाली नहीं है, जो कि तहरीर है लाइबा नासिर की, एपिसोड नंबर 5। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। धुंधली आंखों को बेदर्दी से रगड़ती वो तेज कदमों से सड़क के किनारे चल रही थी। बचपन से लेके आज तक के कितने ही मनाजिर नजरों के सामने रक्स कर रहे थे। मामा हम गिर गए, बेला और मुझे चोट लगी है। 8 साल वो मनमोहनी सी सूरत वाली मासूम बच्ची सुर्ख सफेद रंगत की हामिल 5 साल सेहतमंद बच्ची को बहुत मुश्किल से गोद में उठाए अपनी माँ के पास आई थी। ओहो शीरी मेरी जान, गोद से उतारो बेला को, तुमसे ज्यादा तो वजन है तुम्हारी बहन का। कहा है होद में नहीं उठाया करो इसे। वो सरहद से इसकी जानिब आई थी, वो छोटी सी बच्ची जो मुंतजिर थी अब इसकी माँ इसे गोद में लेके प्यार करेंगी। डुबडुबाई नजरों से इन्हें देखती जोर जोर से रोने लगी। ये भी शायद तरीका था अपनी जानिब मुतवज्जा करने का। बेला चुप हो जाओ, इतनी चोट नहीं आई, वो इसकी सुर्ख सफेद बाजू पर घाव देखकर संजीदगी से बोली। वो वाकई चुप हो गई थी, शायद इनकी बात मानकर इनकी तवज्जो अपनी जानिब करने की कोशिश कर रही थी। इस आस पर कि कभी तो इनकी तवज्जो का मरकज वो बनेगी। ऐसे गोद में उठाकर टेबल पर बिठाती वो अब शीरी के हाथ पर बड़ी बड़ी खराश पर मरहम लगा रही थी। इनकी आंखों से मोहब्बत छलक रही थी, चेहरे पर ममता का नूर बोल रहा था। लेकिन अगले ही लम्हे बेला की जाने मुड़ने पर इनका चेहरा सपाट था। तकलीफ से सिसकती वो 5 साल मासूम बच्ची अपनी माँ की आंखों में वही मोहब्बत तलाश करने की कोशिश कर रही थी जो कुछ देर पहले इसके बहन के लिए। लेकिन वहाँ मोहब्बत नहीं थी, फर्ज की अदायगी का अक्स था, अंदाज में जिम्मेदारी पूरी करने की जैसी संजीदगी, लेकिन मोहब्बत नहीं। गाड़ी के मुसलसल बजते हॉर्न पर वो एकदम होश की दुनिया में वापस आई। वो सड़क के बीचों बीच चल रही थी। एक गाड़ी एन इसके सामने खड़ी थी, यानी अगर चलाने वाला ब्रेक नहीं लगाता तो वो इसे हिट करके चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इतनी जल्दी रिहाई किस्मत में ही नहीं है। वो जेरे लब बड़बड़ाकर साइड से निकलने लगी। जब दरवाजा खोलकर निकलने वाले को देखकर इसके कदम थमे, चेहरे का जाविया मजीद बिगड़ गया। ध्यान कहाँ है आपका, किन सोचों में गुम चल रही थी आप? इस सड़क को आप कोई नेशनल पार्क समझ रही है? जानती है मेरी जगह कोई और होता तो क्या होता? इसे झटके से सड़क के किनारे खींचकर वो गुस्से से तनी रगों के साथ इसे बाजुओं से थामे सुलगते लहजे में सवाल कर रहा था। इसकी इस दर्जा लापरवाही पर दिल तो कर रहा था इस लड़की को 2 लगाकर इसका दिमाग दुरुस्त कर दे, लेकिन इसके बाद इसका दिमागी तवाजुन मजीद बिगड़ जाना था, ये सोचकर जब्त के घूंट भर के रह गया। आपकी जगह कोई और होता तो यकीनन मुझे हिट करके इस घुटन जरा जिंदगी से रिहाई थमा जाता और इस बिजी रूट पर सड़क के बीच अगले 15 मिनट तक कोई मेरी बॉडी उठाने भी नहीं आता। लेकिन अफसोस कि कोई और नहीं आप थे, और आप कभी मेरा भला नहीं कर सकते। इसकी आंखों में झांक कर वो अपना सारा जहर इसके अंदर उंडेलने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसी वक्त वो घर के किसी फर्द का सामना नहीं करना चाहती थी और इब्राहिम की वहाँ मौजूदगी इसके गुस्से में इजाफा कर रही थी। इसकी इस अजियत पसंदी पर इसकी गिरफ्त खुद ही नरम पड़ गई थी। कितनी आसानी से वो साबित कर गई थी कि इसके जान बचाने से बेहतर वो मरना ख्याल करती थी। आपकी शक्ल सुबह एक बार देख लेने पर ही मेरे दिन का अच्छा खासा बेड़ा गर्क हो जाता है, दोबारा ये जहमत ना किया करें। ढेरों आंसू हल्क में उतारती वो गुलाबी होती आंखें इसके चेहरे पर गाड़ कर कतरे तनफ्फुर से बोली, आपको इस तरह हमें अजियत देने का कोई हक नहीं है बेला। अपना और मेरा नहीं, अपने ताया जान और बाबा का सोच कर ही रहम कर दे हमारी जानों पर। ये जो खुद को अजियत देकर आप सुकून हासिल करती है, क्या लगता है इन्हें पता लगेगा तो तकलीफ नहीं होगी इन्हें? इसकी सुर्ख होती चेहरे को देखकर वो अपना लहजा धीमा रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। मेरी तकलीफ पर तड़पने के लिए मैं अकेली जिंदा हूँ इब्राहिम अतहर मलिक। ये मुझे तकलीफ नहीं सुकून देता है, और सुकून की तलाश में तो इंसान क्या कुछ नहीं कर जाता। मैं भी तो अपनी ही तस्कीन का सामान करती हूँ, और मौका था तो आपके पास कर लेना था ना, अपनी जानों पर रहम। चला देते गाड़ी मुझ पर, वल्लाह माफ़ कर देती मैं आपको। फिर कभी मौका मिले तो देर नहीं कीजिएगा। इत्मीनान से इसकी आंखों में आंखें गाड़ कर कहती वो इसे साकित छोड़कर तेज कदमों से आगे बढ़ गई थी। वो चाह कर भी इसे रोक नहीं सकता था, इसे अपना दिल इसके कदमों में लिपटा महसूस हो रहा था। अगर इस वक्त वो यहाँ नहीं होता तो कुछ सोचने से पहले ही खुली फिजा में भी इसे अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। अगर कभी वो इसकी जानिब से गफलत बरत गया तो ये बेवकूफ़ लड़की तो इसका बहुत बड़ा नुकसान कर देगी। इसे अपनी आंखों में मिर्ची ऐसी भरती महसूस हो रही थी। वो कदम कदम खुद से दूर होती इस मगरूर शहजादी को सीने से लगाकर इसके तमाम शिकवे समेट लेना चाहता था। इसकी खमदार पलकों में चमकती नमी अपनी पोरों में चुन लेना चाहता था। इसे बताना चाहता था वो इसके लिए क्या है, लेकिन ये सारी ख्वाहिश फ़कत एक काश में समा गई थी। देखते ही देखते वो इसकी नज़रों से ओझल होती चली गई। सूरज की नारंगी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता गुलाल की सूरत इख्तियार करती उफ़क़ के किनारे फैल रही थी। उफ़क़ के इस पार छुपता सूरज अलविदाई धूप में चांद की ठंडी रोशनी का पैगाम देते गुरूब हो रहा था। वापसी पर कितनी ही देर वो खाली सड़क पर गाड़ी के लिए आवारा फिरता रहा था। घर वापसी पर इसे काफ़ी देर हो गई थी। घर जाने की जल्दी जिसकी वजह से होती थी वो तो यूं ही रूठी थी कि फिर नज़र ही नहीं आई थी। घर में दाखिल होने के बाद इसकी नज़रें इसे ही ढूंढती रहती थी। इन्हीं सोचों के दरमियान वो घर पहुंचा था।
पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते घर के बाहर 2 गाड़ियां खड़ी देख इसका पहला ख्याल बेला की जानिब गया। ओ भेला, फिर से किसकी शामत आ गई? वो बेख्तियार हंस पड़ा। हंसते हुए घर में दाखिल हुआ। वो सीधा ड्राइंग रूम की जानिब ही आया था। बेला की चटपटी बातें इसे यूं भी बहुत मजा देती थी। अंदर दाखिल होने पर एक नफीस सी खातून के बराबर में बैठी शीरी को देखकर इसके मुस्कुराते लब सिकुड़े थे। वो बेयकीनी से शीरी को देख रहा था, जैसे इसके अलावा यहाँ कोई मौजूद ही ना हो, जो अपनी धीमी आवाज में इन खातून के सवालों के जवाब दे रही थी। हल्के आसमानी रंग का खूबसूरत जोड़ा जेबतन किए, इसके लंबे बाल सलीके से आज भी इसकी कमर पर चोटी की मानद झूल रहे थे। इसका चेहरा अब भी सुर्ख हो रहा था। यकीनन बुखार अब भी मुकम्मल तौर पर नहीं उतरा था। जवार, अंदर आओ बेटा। सिद्रा ने इसे यूं दरवाजे पर खड़ा देखा तो मोहब्बत से बोली। शीरी ने सहम कर जवार की जानिब देखा, जो सुर्खियों भरी निगाहों से इसे देख रहा था। ये शीरी का छोटा भाई है जवार, अतहर भाई का बेटा। मेरा भी बेटा ही है ये। आप बताकर नहीं आई, वरना इब्राहिम भी अभी यहीं मौजूद होता। इसके सर पर हाथ फेरकर अपने साथ बिठाती सिद्रा बेगम इसकी कैफियत से बेनियाज अपनी बातें कर रही थी। इसका दिमाग साए साए कर रहा था। 2 दिन पहले बात हुई और आज इन्होंने बुलवा भी लिया। वो बेबसी से शीरी की जाने देख रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था, वो इन सब से छुपा लेता। शीरी को अपनी हथेलियां भीगती हुई महसूस हो रही थी। इसकी जानिब नहीं देखकर भी वो जानती थी वो इसे ही देख रहा है। शीरी की तबीयत ठीक नहीं है अम्मा जान। वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला, जैसे इसे इशारा दे रहा हो कि अब यहाँ से उठ जाए। जी बेटा, सिद्रा ने बताया, शीरी को बुखार है। असल में यहाँ हूँ नहीं ज़्यादा दिनों तक, इसलिए मैंने सोचा बस आज ही अपनी बेटी से मिलाऊं। सिद्रा भी नहीं जानती थी, मैं अचानक ही आ गई। अगली बार इंशाल्लाह तलहा के साथ आऊँगी। वो खातून पूरी तरह शीरी पर निसार होती शायद अपने बेटे का जिक्र कर रही थी। जाओ तुम आराम करो। इसे तो शायद इस जुमले का इंतजार था। एक लम्हे देर किए बिना वो उठ खड़ी हुई। अम्मा जान, मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ। इसके जाने के चंद सेकंड्स बाद वो भी एक्सक्यूज़ करता कमरे से निकल गया। ये क्या था शीरी? इसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो गुस्से से अंदर दाखिल हुआ। वो जो बेड पर चित लेटी अभी पूरी तरह रिलैक्स भी नहीं हुई थी, इसे यूं सामने देखकर सरद से उठ बैठी। किसी के कमरे में दाखिल होने के मैनर्स भी भूल गए हो तुम? अपने लहजे की कपकपाहट छुपाते दुपट्टा अपने गिर्द सही तरह फैलाकर वो सख्ती से बोल रही थी। अभी जो मैंने देखा वो क्या था शीरी? आप क्यों गई थी इन लोगों के सामने? इसकी बात को नज़रअंदाज करता वो इसके मुकाबले आ खड़ा हुआ था। शीरी ने एक पल के लिए खौफजदा होकर इसे देखा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों गई थी आप इनके सामने? जानती हैं किस तरह आपको एक्सरे करती नज़रों से देख रही थी वो धीमी आवाज़ में घुराया। वो आंसुओं पर बंद बात थी। इसे गुस्से से घूरने की कोशिश कर रही थी, जिसमें 1% भी कामयाब नहीं हुई थी। जवाब दें मेरी बात का शीरी। क्यों आप किसी के आगे इस तरह गई कि वो आपको देखें, बल्कि परखें? आपके हर अंदाज को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तराजू में तोले। जवाब दे मेरी बात का। इसकी जानिब झुकते खून आशाम नजरों से इसे तकते वो सख्ती से बोल रहा था। मुझे मम्मा ने कहा था तैयार होकर नीचे आने। मुझे शौक नहीं लोगों के आगे अपना आप दिखाने का। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। वो अब भी इसे गुस्से से घूरने की कोशिश कर रही थी। आंसू फिसल कर गालों पर लड़खड़ाए थे। तो मम्मा ने कहा और आप तैयार होकर चली गई यार। इसने दांत पीसकर सामने रखे टेबल पर हाथ मारा। चनाके के साथ इस पर टेबल का किनारा टूटकर साथ इसका हाथ भी जख्मी हो गया था। तो जो पहले खुद को निडर साबित करने की पूरी कोशिश कर रही थी, इसके इस अमल पर चेहरा हाथों में छुपाती जोर जोर से रोने लगी। शीरी प्लीज़, खौफजदा नहीं हो मुझसे प्लीज़। इसे यूं सहम कर रोते देख वो होश में आया। बेबसी से इसकी जानिब देखता वो मुल्तजी अंदाज में कह रहा था, प्लीज़ यहाँ से जाओ। तुम मेरे कमरे से जाओ। सहम कर पीछे होती वो बुरी तरह रोते हुए कह रही थी, ओके मैं जा रहा हूँ, आप बैठी रहें प्लीज़, वहीं बैठी रहें, नीचे कांच है, मैं मुलाजमा को भेज कर सब साफ करवा रहा हूँ, आप प्लीज़ ऊपर ही रहें। इसे वहीं बैठे रहने का कहते वो अपने अंदाज में नरमी लाए इसे समझा रहा था। वो हिचकियों से रोती अपने कमरे में बिखरे कांच देख रही थी। मैं वही शादी करना चाहती हूँ जहाँ मम्मा चाहती हैं। प्लीज़, तुम मुझे पसंद नहीं हो। मैं शादी नहीं करना चाहती तुमसे। मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। तुम्हें देखना ही नहीं चाहती। प्लीज़ मुझ पर रहम करो जवार। जवार ने तड़प कर इसकी जानिब देखा। आज इतने दिनों बाद इसका नाम ले भी रही थी तो किस लिए? इसे खुद से जुदा होने के लिए कह रही थी। फिर किससे शादी करना चाहती हैं आप? हाँ, इसकी बात पर नीचे गिरे कांच की परवाह किए बगैर वो सरद से इसकी जानिब आया था। जहाँ मम्मा चाहती हैं। वो आंसू पीती धीरे से बोली, आप क्या चाहती हैं शीरी? वो कर्व से इस लड़की की जानिब देख रहा था जो दूसरों के लिए जितनी नरम दिल थी, इसके लिए इतनी ही संग दिल बन रही थी। मैं वही चाहती हूँ जो मम्मा चाहती हैं। पर तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम भाई हो। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो इसका चेहरा जकड़ चुका था। ये आखिरी बार है शीरी, भाई नहीं हूँ मैं आपका कोई भाई नहीं है, समझिए आप। वो बेयकीनी से इसे देख रही थी। इस तरह की हरकत ने इसने पहले कभी नहीं की थी। मुझे दर्द इसके अंदाज पर वो एक बार फिर से सकने लगी थी। जवार ने सरद से इसके चेहरे से हाथ दूर किए।
मुझे माफ़ कर दे श्री, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन ये बात आप जहन नशीन कर लें, आपका कोई भाई नहीं है और आज के बाद आप किसी के सामने नहीं आएंगी इस तरह। हौले हौले कांपते नाजुक वजूद पर एक बेबस नज़र सी डालकर वो कमरे से निकल गया। इसके जाने के बाद वो तकिया में सर दिए बुरी तरह रोने लगी। मम्मा ने कहा तैयार हो जाओ। वो चली गई। यहाँ जवार कह रहा था क्यों गई? वहाँ इन खातून की छुपती नजरें। किसी ने इससे तो पूछा ही नहीं कि शीरी तुम्हारा दिल क्या कहता है। इसकी अपनी कोई मर्जी ही नहीं थी। बेला बाजी आज घर ही नहीं जाएंगी। अब तो मुलाजिम भी चला गया। वो काउंटर के टेबल पर सर झुकाए बैठी थी जब पोगो ने आहिस्ता से इसे हिलाकर कहा, तुम्हें कहा है ना आवाज़ देख लिया करो, हाथ नहीं लगाया करो पोगो। वो संजीदगी से इसे देखकर बोली। भले ही वो छोटा था इससे काफ़ी, लेकिन इतना भी छोटा नहीं था। कुछ मामलात में वो बहुत सख्त थी। पोगो को इसने अच्छी तरह समझाया हुआ था कि वो इससे 2 फीट की दूरी पर रह के बात करे। जी अच्छा बाजी, आप घर नहीं जाएंगी बाजी? काफ़ी वक्त हो गया है, आप जाती भी अकेली हैं, मुझे डर लगता है बाजी। मेरी सिर्फ आप ही तो हैं, आप जानती हैं ना, आप नहीं होंगी तो आपका पोगो अकेला रह जाएगा। वो मासूमियत से अपनी बाजी की शक्ल देखता है इसे कुछ दूरी पर परखे कुर्सी पर बैठ गया। मेरी फिक्र नहीं करो पोगो, कुछ नहीं होगा तुम्हारी बेला बाजी को। यूँ तो कोई भी खुश हुआ नहीं। मेरी वजह से दुआ करो कुछ हो ही जाए, शायद मेरी ज़ात से खुशी मिल जाएगी बहुत से लोगों को। वो फीकी सी मुस्कुराहट इसकी जानिब उछाल कर बोली। वो तड़प कर इसके नज़दीक आया। इस तरह नहीं कहे बाजी, आप पोगो से पूछे ना आप क्या है मेरे लिए। मुझे इन दरिंदों से बचाया आपने, अगर आप नहीं होती तो पोगो आज 10वीं के इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहा होता। आंखों में नमी लिए वो इसको पैरों के करीब बैठ गया। बेला ने शफकत भरी नजरें इसकी जानिब डाली। 2 साल पहले अतहर साहब के साथ कैफे की जमीन देखने आई थी तो कुछ लोग इस बच्चे के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। इनके साथ एजेंट और कुछ लोग भी थे। इन सब में से एक वही थी जिसने आगे बढ़कर इस बच्चे को सीने से लगाया था। 13 साल यतीम बच्चा जो दारुल अमान से भागकर पनाह की तलाश में इसे पनाह बेला मलिक ने दी थी। 1 साल इसे खुद ट्यूशन देने के बाद इसने इसका दाखिला स्कूल में करवा दिया था। इस वक्त वो मैट्रिक के इम्तहानात की तैयारी कर रहा था। पोगो के लिए इसने अतहर साहब के एक दोस्त के घर एक कमरा रेंट पर लिया था, जिसका रेंट भी वो ही पे करती थी। 2 साल गुजरने के बाद वो आज भी अपनी बेलाबाजी का साया बनकर रहता था। वो इसका पार्टनर था और वाहिद दोस्त भी वही था जो अपनी बाजी की जिंदगी का हर पहलू जानता था और दुनिया के सामने खुद सर और बदतमीज सी बेला का दूसरा रूप इसने बहुत करीब से देखा था। ए पागल, अपनी बेलाबाजी के मुहाफिज हो। मुहाफिज रोते नहीं है अच्छा। वो हंसती हुई इसके सर पर चित लगाती उठ खड़ी हुई, जो अब इसके बैग में अपना भीगा चेहरा रगड़ रहा था। पोगो, अब मेरा बैग गंदा किया तो निकाल बाहर करूंगी मैं तुम्हें। सारा सामान समेटती वो खफगी से बोली। दूर शीशे के पार खड़ी 2 नजरें सारा मंजर देखकर हल्का सा मुस्कुराई थी। चलो पोगो, लॉक ठीक से लगाना अच्छा, और मेन रूट के बाद तुम अपने घर जाओ। तुम्हारी बाजी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम बच्चे हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अपना थैले नुमा बैग लिए वो बाहर आई तो इसे महसूस हुआ जैसे कोई बिल्कुल इसके पीछे से गुजरा हो। इसने सड़क से रुख मोड़ा। सड़क खाली थी। दरवाजे पर रखे इस टेबल पर वही बॉक्स था। वो हैरानी से इस जानिब आई। आज सुबह कैफे पर इसे फूल नहीं मिले थे। बॉक्स में रखे बेला की फ्लावर्स देखकर इसके लबों पे भरपूर मुस्कुराहट उभरी। फूलों को हक से उठाकर इसने इर्द गिर्द देखा, जिसे कहना चाह रही हो कि देखो तोहफा वसूल कर लिया है। आज फिर एक कार्ड रखा हुआ था। इसने मुस्कुराते हुए कार्ड खोला। पोगो के साथ आहिस्ता आहिस्ता घर की जानिब चलती हुई इस कार्ड में लिखी आयत पढ़ने लगी। आज के दिन दूसरा कार्ड था और आज के दिन की दूसरी आयत। तो हमने इसकी पुकार सुन ली और इसे गम से निजात बख्शी, और ऐसी ही निजात देंगे मुसलमानों को। वो हल्का सा मुस्कुराई। ये एक इशारा था गम से निजात पाने का। पीछे इससे काफ़ी दूरी पर चलता वो शख्स भी मुस्कुराया। अंधेरे में गुम वो इसके साथ साथ चल रहा था, जो अब भी पोगो को गुस्से से मुख्तलिफ हिदायत कर रही थी। जारी है, आपकी तनकीद या तारीफ काबिल एहतराम होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।